आज की हमारी महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी गई है, जिसका नाम है राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसको अंग्रेजी में नेशनल यूनिटी डे के नाम से जानते हैं। और यह दिवस जो है हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इस दिवस को हमारे देश को एक सूत्र में बांधने और अपने फैसलों पर अडिग रहने वाले शख्स के जन्मदिन पर यह दिवस मनाई जाती है। और उनके अडिग फैसले और देश को एक सूत्र में रखने के वजह से उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई, जिनको अंग्रेजी में हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। इस महान हस्ती ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड में वकालत की और वकालत करने के बाद वे भारत लौटे और अहमदाबाद में अपनी वकालत की प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की। लेकिन भारत में अंग्रेजों की जो भारतीयों के साथ जो व्यवहार जो था, उस व्यवहार से वे बड़ी दुखित थे और उन व्यवहार के चलते उन्होंने भारत में असहयोग आंदोलन शुरू की। और इस असहयोग आंदोलन को शुरू करने का वजह था बार बार जो कर जो था उसको बढ़ाए जाना। और चूंकि गुजरात उस समय इस स्थिति से गुजर रहा था कि बार बार बाढ़ और अकाल के संकट से गुजर रहा था, और उस समय उन्होंने असहयोग आंदोलन का सहारा लिया। और इस असहयोग आंदोलन की वजह से बारडोली आंदोलन में उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। और इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर देश की स्वतंत्रता करने की उन्होंने बात सोची और अपने अथक सूझबूझ से और अथक कर्मठता से उन्होंने इस भारत को स्वतंत्र कराया। और स्वतंत्र कराने के उपरांत इन्हें भारत में उप प्रधानमंत्री का पद इनको दिया गया। और उप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए गृह मंत्रालय का प्रभार इन्होंने संभाला। और इसी दौरान हमारा देश जो था वह गंभीर संकट में था, चूँकि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद 562 ऐसी रियासतें थी, जिन रियासतों के जो शासक जो थे वे चाहते थे कि वे अपना शासन स्वतंत्र रूप से करें। रियासतों का मतलब यह था छोटी छोटी टुकड़ियों में होकर अपने राज्य के प्रशासन को चलाना, और वे छोटी टुकड़ियां जो थी रियासतों के रूप में कहलाई। और ये 562 रियासतें जो थी वह अपनी शासन खुद चलाना चाहती थी, खुद शासन करना चाहती थी। और इसी में अगर उस समय इस तरह की शासन व्यवस्था चलती तो हमारा भारत खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम जिस रूप में इसमें भारत को देखते हैं, अगर किसी का देन है, किसी का श्रेय है, तो वह श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को है। उन्होंने अपने सूझबूझ और नीतिगत फैसले की वजह से उन्होंने भारत में जो 562 रियासतें जो थी उन रियासतों को एक सूत्र में बांधने का उन्होंने काम किया। और जिसके वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी, जिसको अंग्रेजी में आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल में ही सोमनाथ जो मंदिर जो था, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान आता है, तो उस समय उन्होंने अपने नीतिगत फैसलों के अनुसार उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उन्होंने पुनर्निर्माण उन्होंने कराया। और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने में इनकी बड़ी योगदान थी। और इन सारी नीतिगत फैसलों के वजह से और उनके कार्यों की उपलब्धियों के वजह से उनके इस जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कहने का मतलब है कि उन्होंने पूरे देश को, जो पूरे देश में जो 562 रियासतें जो थी उन रियासतों को एक सूत्र में बांधने का उन्होंने काम किया। और इसलिए इनको राष्ट्रीय एकता दिवस उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाई जाती है। तो चूंकि आज 31 अक्टूबर है और इस 31 अक्टूबर को हम उनकी उन कार्यों की, उन उपलब्धियों के यादगार में 31 प्रश्नों को लेकर आपके साथ चले हैं। उन 31 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और उनके की गई कार्यों के बारे में, उनकी की गई उपलब्धियों के बारे में, उनके पारिवारिक स्थितियों के बारे में और उनके अपनी सूझबूझ के बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने समय को व्यतीत न करते हुए हम डायरेक्ट
सवाल इस टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी सब प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों की चर्चा आपके साथ हम करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल, चाहे जो भी साल हो, उस साल में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को अपने सूझबूझ से भारतीय संघ में विलय के सफल योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि जब भारत स्वतंत्र प्राप्त हुआ तो रियासतें जो थी वह अलग अलग होना चाहती थी, और उन रियासतों को एक साथ उन्होंने एक सूत्र में बांधने का काम किया। और यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसे उनके जन्मदिन को चिरस्थायी, उनके उपलब्धियों को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला जो है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब की गई? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने की शुरुआत 31 अक्टूबर 2014 को की गई, और किनके द्वारा की गई? गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाल में इनका जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाल में इनका जन्म हुआ था। सरदार पटेल के माता पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम लाडबाई और पिता का नाम झाबेर भाई पटेल। माता का नाम लाडबाई और पिता का नाम झाबेर भाई पटेल। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की शादी कब और किनके साथ हुई थी? तो सरदार पटेल की शादी 1893 ईस्वी में 16 वर्षों की अवस्था में, 1893 ईस्वी में ये 16 वर्ष के थे, और 16 वर्षों की उम्र में इनकी शादी जिनसे हुई उनका नाम था झाबेर बा। का नाम है झाबेर बा, इनकी पत्नी का नाम है, और इनसे इनकी शादी हुई थी। अगला सवाल है, सरदार पटेल ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई कब पूरी की? तो सरदार पटेल ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई 22 वर्षों की उम्र में उन्होंने इसको पूरा की। अगला सवाल है, सरदार पटेल का पूरा नाम क्या था? तो वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल। वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल। इनका नाम इतना लंबा होने का वजह यह है, कुछ ऐसे प्रांत हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पुत्र का नाम अगर रखा जाता है तो उसके पिता के नाम भी उसके बाद में जुट जाता है, जिसके वजह से उस व्यक्ति का नाम अगर पूरा नाम पढ़ा जाता है तो नाम जो है सो बड़ा हो जाता है। यही कारण है कि इनका पिता का नाम झाबेर भाई पटेल था और इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। दोनों नाम एक साथ जुट जाते हैं तो वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल हो जाता है। अगला सवाल है, सरदार पटेल वकालत की पढ़ाई कब और कहां से की? तो सरदार पटेल जो है वकालत की पढ़ाई लंदन से की, और यह कब की? 1913 से लेकर 1916 तक इन्होंने वकालत की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। अगला सवाल है, सरदार पटेल के जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन क्या था? तो सरदार पटेल के जीवन का पहला आंदोलन जो था 1918 का खेड़ा आंदोलन, 1918 का खेड़ा आंदोलन जो था वह पहला आंदोलन था, और पहले आंदोलन में इनको सफलता मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरा आंदोलन किया। अगला दूसरा सवाल है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? तो जो बारडोली आंदोलन जो था, बारडोली आंदोलन की सफलता के उपरांत वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दे डाली, क्योंकि बारडोली आंदोलन ऐसा आंदोलन था कि बारडोली में वहां का क्षेत्र जो था बाढ़ और अकाल से ग्रसित था, और उस समय अंग्रेज जो थे अपने मनमाने ढंग से वहां की कर उन लोगों ने बढ़ा दी, और कर बढ़ाने के बाद
सरदार पटेल के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ की महिलाओं ने आंदोलन पर उतर आई और उतरने के बाद विवश होकर अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी, कर को कम करना पड़ा, जिसके उपरांत वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दे डाली। अगला सवाल है, सरदार पटेल के द्वारा बारडोली आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 1928 में बारडोली आंदोलन की शुरुआत की गई और गुजरात में सूखा और बाढ़ के उपरांत कर जो बढ़ाए गए थे, उस कर के उपरांत बढ़ाए गए कर के उपरांत बारडोली आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष 1931 में कराची अधिवेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1931 में जो कराची में अधिवेशन होने थे, उसी कराची के अधिवेशन में इनको क्या बनाया गया? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल को कौन सा पद दिया गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया और उप प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए भी ये गृह मंत्रालय का पदभार ये संभाले थे और उसी में इन्होंने 562 रियासतों को एकीकरण करने का इन्होंने काम किया, जिसके उपरांत इनको लौह पुरुष की उपाधि इनको मिली और लौह पुरुष की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी था। अगला सवाल है, सरदार पटेल के द्वारा कितने रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराया गया? तो भारतीय संघ में विलय होने वाले जो रियासत जो हैं, जो जिनकी संख्या है 562 रियासतों ने भारत संघ में विलय किया और यह कार्य जो था भारत के लिए एक अद्वितीय कार्य था और इन कार्यों को करने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास कब हुआ? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को हुआ, इसका शिलान्यास हुआ। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किनके द्वारा की गई? किनके द्वारा की गई? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। अभी हम लोग नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री हम लोग जानते हैं, लेकिन जब 2013 जब था तो 2013 में भारत के प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहते हुए उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास वे गुजरात में किए। स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किनके द्वारा की गई? तो गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शिलान्यास की गई। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो इस प्रतिमा की ऊंचाई जो है 182 मीटर है। 182 मीटर जो है आधार के, केवल प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है, लेकिन जब आधार धरातल से जोड़ा जाएगा तो आधार जो है 58 मीटर है। कितनी है? 58 मीटर है। तो धरातल से अगर पूछा जाएगा धरातल से प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो धरातल से प्रतिमा की ऊंचाई 240 मीटर है। अगला हमारा सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का किस मूर्तिकार के द्वारा डिजाइन किया गया? तो उस मूर्तिकार का नाम है रामवन जी। क्या नाम है? रामवन जी। अगला है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ की गई? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना गुजरात राज्य के नर्मदा जिले, गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के कावड़िया, का नाम है कावड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के साधुवेट टापू पर इसकी स्थापना की गई। राज्य हो गया गुजरात और जिला हो गया नर्मदा, और नर्मदा में केवड़िया का नाम है, केवड़िया एक जगह है जहां सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी में साधुवेट टापू पर इसकी स्थापना की गई। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को सब कब समर्पित किया गया? तो राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया।
अगला सवाल है, रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन कब किया जाता है? तो रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन 15 दिसंबर को किया जाता है। कब किया जाता है? 15 दिसंबर को किया जाता है। अगला सवाल है, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो भारत के बिस्मार्क जो है, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको एक नाम दिया गया भारत का बिस्मार्क, और ये भारत के बिस्मार्क कहलाए, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, कर मत दो का नारा किसने दिया? तो कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दी गई। अगला सवाल है, 2021 में सरदार पटेल की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो वह जयंती जो है 146वां जयंती जो है 2021 में मनाई जानी है। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितनी दूर से देखा जा सकता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितनी दूर से देखा जा सकता है? तो इसे 12 किलोमीटर दूर से इसको देखा जा सकता है। इसे 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। इसके नीचे है आज का प्रश्न, और इसमें लिखा गया उत्तर देने का टाइम अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर इसको देना है। और इसमें सवाल जो है, सरदार पटेल को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है? भारत रत्न कब दिया गया? सरदार पटेल को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब दिया गया? तो भारत रत्न कब दिया गया, वहाँ उसका सन लिख देना है। जो भी सन है उस सन को लिख देना है, और उसके बाद उत्तरदाता का नाम लिख देना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और अपने विद्यालय का नाम लिखना है। और इसको लिखकर आप YouTube के कमेंट बॉक्स में इसको सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो यह हमारे मोबाइल पर आ जाएगा, और इससे पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन बच्चे दिए हैं, किन किन बच्चों को पढ़ने में जागरूकता है। अगर उस तरह के बच्चे अगर जवाब देते हैं तो उनको एक सुरक्षित रखा जाएगा, और जिला में जब भी कहीं किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उन्हें उसकी सूचना उनको दी जाएगी। तो चलिए, इस कार्यक्रम के लास्ट में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अगर हमारे इस कार्यक्रम के वीडियो को आप देख रहे हैं तो केवल आप ही मत देखिए, आप इस वीडियो पर होने वाली जानकारी को अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों को और अपने सगे संबंधियों तक इस वीडियो की जो जानकारी जो है उसको प्रसारित करें, कि जिससे कि उनको भी इस तरह के जानकारियाँ प्राप्त हो सकें, और इस जानकारियों के बल पर वे जीवन के उस मुकाम पर सफल हो सकें जहां तक वे सफ़र करना चाहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए, इसी के साथ हम फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।